हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साइंस के, जो हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि ये किताब जो एग्ज़ाम कार्ड की किताब है, एग्ज़ाम कार्ड चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये जनरल साइंस की किताब है, इसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चैप्टर टॉपिक पढ़ते हैं, दर्पण। दर्पण आपने पढ़ा है, वह सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है और स्पष्ट चित्र बनाती है, दर्पण कहलाती है। ठीक है, कृपया ध्यान दें कि जर्मन वैज्ञानिक जस्टिस वान लिविंग ने साधारण कांच के टुकड़े की समतल सतह को चांदी की धातु से लेपित किया और पहला दर्पण बनाया। तो देखो, इस बुक में क्या है, आपको एनसीईआरटी के भी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिल जाएंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो वो देख लीजिएगा आप, ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के दर्पण होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है घुमावदार या गोलाकार दर्पण, गोलीय दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, या इसमें गोलाकार दर्पण लिखा है। दर्पण का आकार उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार को निर्धारित करता है। ठीक है, समतल दर्पण किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है, ये याद रखिएगा। जबकि जो गोलाकार गोलीय दर्पण होते हैं, ऐसे चित्र उत्पन्न करते हैं जो या तो बढ़े हुए या तो छोटे होते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। तो दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है वक्रीय दर्पण। इसको हम गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। इसमें गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण, वेलनाकार दर्पण, दीर्घवृत्तीय दर्पण। आपको गोलीय दर्पण ही पढ़ना है, ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना है। प्लेन मिरर से सवाल आता है तो इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। यदि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यह एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा कि समतल दर्पण एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि आभासी क्या प्रतिबिंब होता है और रियल क्या प्रतिबिंब होता है। ठीक है, बने प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। इस प्रकार बने प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व रूप से उल्टे होते हैं। पार्श्व रूप मतलब कि राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। पार्श्व रूप से जो उल्टा होता है, दाहिने का बाएं, बाएं का दाहिने, ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग ये भी इम्पोर्टेंट है, दिखने वाले चश्मों में, जैसे आप लोग जो चश्मा बनाते हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, पेरिस्कोप में यूज होता है, ये याद रखिएगा। पनडुब्बियों में जो प्रयुक्त होता है, बहुरूप दर्शक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति को अपने पूरे शरीर को आईने में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई उसकी ऊंचाई से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। मतलब अगर दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की, जैसे मान लीजिए अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो दर्पण की हाइट 3 फीट होनी चाहिए, तो उसमें आप पूरा अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है भाई, यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उस व्यक्ति की प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की ऊंचाई 3 फीट। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? पार्श्व शब्द लैटिन शब्द लैटिस है, जिसका अर्थ है पार्श्व व्युत्क्रम का अर्थ है पार्श्व उल्टा। यह एक समतल दर्पण में बाएं से दाएं वाला चीज होता है। ठीक है, ये चीज हमने आपको बता दिया। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा दाहिना हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ बन जाता है, जबकि हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दाहिना हाथ बन जाता है। ठीक है भाई, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, ये किताब बहुत ही अच्छी है, आप लोग मंगा लीजिए इसको। और मतलब साइंस से रिलेटेड, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, फिर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप जानते हैं, जैसे एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन आता है, इसमें भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। एम्बुलेंस जो होता है उल्टा लिखा होता है, क्योंकि जो शीशे में देखेगा उसको सीधा दिखेगा एम्बुलेंस। ठीक है भाई, गोलीय दर्पण। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल कर्व्ड मिरर की। गोलीय दर्पण तो क्या होता है? गोलाकार दर्पण घुमावदार दर्पणों का एक रूप है। यदि वक्र दर्पण किसी गोले का भाग है तो उसे गोला, जैसे मान लो कोई कांच का गोला लिया आपने और उसको काट दिया। ठीक है, इस दर्पण का एक भाग चांदी का होता है और दूसरी भाग प्रकाश। दो ही चीज आएगी, एक बार आपने उसके अंदर जो है वो लेप लगा दिया और एक बार बाहर लेप लगा दिया। तो इसके दो परावर्तक सतह हुए, एक बार बाहर से परावर्तन करेगी और एक बार अंदर से करेगी। तो वही दोनों चीज हम देखेंगे। तो जिसमें दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण में बाहर की तरफ लेप लगाया जाता है और परावर्तन अंदर की तरफ से होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण।
उभरा हुआ, मान लीजिए जहाँ पे परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने की हैं, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए क्या है इसमें कि आप देखिए, अब ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये जो गोलीय दर्पण है, इसमें ये पूरा गोला है एक, ठीक है, ये आप देखिए पूरा गोला है, इस गोले का ये केंद्र है, जो इस गोले का केंद्र मतलब ये दर्पण जिस गोले से काटा गया है उसका केंद्र इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र है। ठीक है, समझ गए आप, जिस गोले से ये दर्पण काटा जाएगा अवतल दर्पण, उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या है, जिस गोले का यह भाग है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वही इसकी भी वक्रता त्रिज्या, या वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और जो केंद्र और मुख्य ध्रुव को मिलाते हुए मुख्य अक्ष जाती है लाइन, उसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। इतनी चीज आप जान लीजिए, वही चीज इसमें भी है, तो वही चीज आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल बनते हैं आपके ग्रुप डी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रतीत करते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य के, देखो ये ध्रुव है और यह मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अभी आगे और इसको डिटेल में समझेंगे, अभी फॉर्मूला देख लीजिए। तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या r/2 के बराबर होता है। जैसे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, 20/2, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब एक दो चीज़ इसमें ध्यान देना, अगर उसने दर्पण का नाम ले लिया ना कि ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, तो आपको साइन भी इसमें लगाना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है, एक होता है अवतल दर्पण, लेकिन ये जब आता है ना एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये होता है अभिसारी दर्पण, मतलब क्या है, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी दर्पण। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये बड़े प्रकाश को एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, यहाँ पे मिला देता है, और ये डाइवर्ज करता है, ठीक है, दूर भेजता है। तो ये अभिसारी और अपसारी दर्पण आपको पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर जिसको बोलते हैं। अवतल दर्पण वह, अभी हमने आपको बताया था, जिसमें प्रकाश का विक्षेपण अवतल या मुड़ी हुई सतह पर होता है। ठीक है, मुड़ी हुई सतह से जो है वो क्या होता है, परावर्तन या विक्षेपण होता है। ये दर्पण अपने पास रखी वस्तु को बड़ा कर देता है। ठीक है, अपने पास रखी वस्तु को बड़ा कर देता है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, अब देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अपने पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। अब जैसे देखो वक्रता केंद्र पे अगर कोई वस्तु रखी गई है या गुजरती है कोई इससे किरण, तो अपने जो है वक्रता केंद्र पे ही उसी पथ पर वापस हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है तो वो फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। ठीक है, अब फोकस से कोई वस्तु होके जा रही है तो वो क्या हो जाती है, अनंत पे, ठीक है, जाएगी या अनंत से आते हुए प्रतीत होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए आरेख, इसमें क्या है, वस्तु अगर अनंत पर रखी गई है अवतल दर्पण के सामने, तो क्या होगा इसमें, अगर अनंत से वस्तु आएगी तो ये परावर्तन के पश्चात जब दर्पण से टकराएगी तो उसके बाद ये मुख्य फोकस से जाएगी। कहाँ पे जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु। एक चीज याद रखिएगा, इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज को छोड़, एक मतलब कंडीशन ऐसी जहाँ पे नहीं, बाकी अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। अब अगर सी से परे, मतलब वक्रता केंद्र से परे लेकिन किसी डेफिनेट दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस तथा सी के मध्य बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा, प्रतिबिंब कैसी, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। इसी तरीके से अगर सी पर रखा गया होगा तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, समान साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। सी तथा एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर है
तो सी से आगे बनेगा कहीं और कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं क्या उल्टा। तो एफ पर रखा है तो अत्यधिक विवर्धित तो वास्तविक एवं उल्टा, और पी तथा एफ के बीच में तो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। जो याद करना है वो आपको यही याद करना है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा है, तो जो प्रश्न आता है वो यहीं से आता है। अब अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, सीधी रोशनी से लंबी दूरी तक टॉर्च में यूज, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, प्रकाश को कुशलता से एकत्रित करके वे एक बड़े क्षेत्र से प्रकाश एकत्र कर सकते हैं और इसे एक छोटे से स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टरों द्वारा आँख कान नाक के गले की जांच के लिए जो हेड मिरर यूज किया जाता है वो भी यही यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य, पानी में एक हवा का बुलबुला किस रूप में काम करता है, तो अवतल दर्पण या अपसारी लेंस के रूप में काम करता है। ठीक है भाई, जो तारकीय वस्तु, मतलब जो तारा हम लोग देखते हैं आसमान में, सितारे वो बहुत दूर होते हैं, उनके लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करके खगोलीय दूरदर्शी बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये अवतल दर्पण से रिलेटेड सवाल थे। अभी इसके आगे फॉर्मूले भी हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी सतह से होता है। ठीक है, और इसमें एक देखो हमेशा क्या होगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतीत होगा, वो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये इसके प्रतिबिंबों के नियम है। एक दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आएगी तो वो मुख्य फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण क्या होगी, उसी से वापस आ जाएगी। तो ये सारे नियम है। इसमें देखो, जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख, अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी, आभासी। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा आभासी ही बनाएगा दोनों स्थिति में। ठीक है, तो ये इजी है, इसमें यही सब पूछा जाता है कैसे प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अब अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, ये आमतौर पर दीवार या छत पर लगाए जाते हैं जहां ढलान या तेज मोड़ होते हैं। आप जाते हुए देखेंगे कि आगे तीव्र मोड़ है तो वहाँ पे देखेंगे बड़ा सा मिरर लगा होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। सार्वजनिक सड़कों पर यातायात सुरक्षा उपकरण के रूप में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। इनका उपयोग सकरी सड़कों के तीव्र मोड़ में किया जाता है, जैसे कि पहाड़ी दर्रों में हेयर पिन में मोड़, जहां आने वाले वाहनों का सीधा दृश्य प्रतिबंधित हो। इसका उपयोग दुकान में ब्लाइंड स्पॉट में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अगली सेशन में दूरियों के मापन के लिए चिन्ह परिपाटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, ये बुक फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम कार्ड पे आपको मिलेगी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद देखिए, इसमें हर एक चीज़ बताई गई है। मतलब आपको कहीं भी कोचिंग ना जाने की ज़रूरत है साइंस के लिए, ना कुछ। आप अगर इसको पढ़ेंगे ना 2-3 बार तो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हर एक चीज़ का उपयोग दिया गया है। इंद्रधनुष क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, ठीक है, विज्ञान से संबंधित कुछ पुस्तकें या लेखक भी दिया गया है। देखिए ऐसी किस किताब में, उसके बाद फिर नियम भी बहुत सारे दिए गए हैं, लेंस से संबंधित सब कुछ दिया गया है। ठीक है, लेंसों का संयोजन, हर एक चीज़, मतलब फ्रॉम जीरो आप जो भी करना चाहें, जीरो से स्टार्ट करके जितना भी हायर पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप डी के लिए हो, एनटीपीसी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ प्रश्न भी दिए हैं। प्रश्न का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रश्न का जो स्तर है, प्रश्न देखिए सब ऐसे ही पूछते हैं, लेकिन अब जो आपको ऑप्शन मिलता है ना, ऑप्शन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ऑप्शन अच्छे आ रहे हैं, तो इसके ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, मतलब और आगे की सीरीज चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।